आज हम एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात कर रहे हैं जिसने सदियों से हमारे इर्द गिर्द रहकर हमें प्रभावित किया है, लेकिन इसके असली रहस्य हाल ही में सामने आने शुरू हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हंटा वायरस की। ये एक ऐसा विषय है जहां वायरोलॉजी की जटिलताएं और इंसान की वैज्ञानिक जीत की एक बेहद दिलचस्प कहानी आपस में टकराती हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इस वायरस की गहराई में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, 1950 के दशक का कोरियाई युद्ध का मैदान, 1993 का अमरीकी दक्षिण पश्चिम इलाका और 2026 में एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर हुआ आउटब्रेक। पहली नज़र में आपको लगेगा कि भला इनमें क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही घटनाएं एक ही अदृश्य खतरे के कारण घटी थी। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि यह वायरल खतरा किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक सफर तय करने वाले हैं। हम इस वायरस के इतिहास से शुरुआत करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके फैलने के तरीके को जानेंगे, इससे होने वाली दो अलग अलग बीमारियों पर बात करेंगे और अंत में इसके इलाज और वैक्सीन की दुनिया में हो रही एडवांसमेंट्स को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। भले ही हमने इस वायरस को हाल ही के दशकों में वैज्ञानिक तौर पर समझना शुरू किया है, लेकिन इंसानियत के साथ इसका टकराव सदियों पुराना है। शायद आपको जानकर अचंभा हो, लेकिन इस बीमारी के लक्षणों का सबसे पहला संभावित जिक्र 475 से 221 ईसा पूर्व के प्राचीन चीनी चिकित्सा ग्रंथ हुआंगदिनेजिंग में मिलता है। पर मॉडर्न दुनिया का ध्यान इस पर 1951 के कोरिया युद्ध के दौरान गया। फिर 1978 में पहली बार दक्षिण कोरिया में इस वायरस को आइसोलेट करके पहचाना गया। इसके बाद 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर इलाके में हुए आउटब्रेक ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। और सिलसिला यही नहीं रुका। हाल ही में 2026 में एक क्रूज शिप पर सामने आए एंडी स्ट्रेन के आउटब्रेक ने हमारी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट वाकई दिलचस्प है। हुआ ये था कि कोरियाई युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लगभग 3200 सैनिक अचानक एक रहस्यमयी रक्तस्रावी बुखार यानी हिमरेजिक फीवर का शिकार हो गए। ये सभी सैनिक एक नदी के किनारे तैनात थे जिसका नाम था हंटान नदी, और बस यहीं से इस वायरस का नाम हंटा वायरस और इस पूरी फैमिली का नाम हंटा वायरस पड़ गया। यही वो घटना थी जिसने हंटा वायरस पर मॉडर्न रिसर्च की नींव रखी। इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये दुश्मन आखिर दिखता कैसा है? चलिए इसकी बनावट को थोड़ा डिकोड करते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो हंटा वायरस ऑर्थो हंटा वायरस फैमिली से आते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक एनवेलप्ड यानी लिफाफे से ढका हुआ सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। इसका असली घर इंसान नहीं बल्कि चूहे और गिलहरी जैसे कृंतक रोडेंट्स होते हैं। मजे की बात यह है कि चूहों को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये गलती से इंसानों के शरीर में आ जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। इस वायरस की जो सबसे खतरनाक बात है वो है इसकी मशीनरी। इसका जीनोम 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, जिसे ट्राइपार्टाइट जीनोम कहते हैं। आप इसे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तरह समझ सकते हैं। इसका एल सेगमेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, जो इसकी कॉपी बनाने वाली मशीन है। एम सेगमेंट ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बनाता है, जो हमारे सेल्स में सेंध लगाने वाली चाबी का काम करते हैं। और इसका एस सेगमेंट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बनाता है, जो वायरस के आरएनए को एक मजबूत ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। तो ये मशीनरी काम कैसे करती है? ये हमारे शरीर के सेल्स को बहुत ही चालाकी से हाईजैक करता है। सबसे पहले इसके बाहरी स्पाइक्स हमारे सेल के रिसेप्टर से चिपक जाते हैं। फिर यह सेल के अंदर प्रवेश करता है और इसका लिफाफा हमारे सेल के एंडोसोम के साथ मिल जाता है। इसके बाद यह अपना आरएनए हमारे सेल के अंदर छोड़ देता है और बस फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है। हमारा ही सेल इस वायरस की फैक्ट्री बन जाता है और ये पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। अब एक बहुत ही जाहिर सा सवाल मन में आता है कि अगर ये चूहों का वायरस है तो ये हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है? देखिए, ये किसी आम तरीके से नहीं फैलता। जब संक्रमित चूहों का मूत्र, मल या लार हवा में सूखकर धूल में मिल जाते हैं और हम उस हवा में सांस लेते हैं, तो ये वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर लेता है। इसमें हमारे पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल है। जंगलों की कटाई या खेती के बढ़ने से हम इंसानों और चूहों का आमना सामना ज्यादा होने लगा है। इसके अलावा 1992-1993 के एल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं से जब भारी बारिश होती है तो चूहों की आबादी अचानक से बढ़ जाती है और खतरा भी। एक और बात ध्यान रखने वाली है, ज्यादातर हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते, लेकिन एंडीज वायरस इसका एक रेयर एक्सेप्शन है, जैसा कि हमने 2026 के क्रूज शिप वाले केस में देखा था। यहां आकर ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। हंट वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी बीमारी नहीं करता।
इसे हम दो बीमारियों की कहानी कह सकते हैं। हम इसे ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन में बांट कर देखते हैं। यूरोप और एशिया में मिलने वाले ओल्ड वर्ल्ड स्ट्रेन HFRS नाम की बीमारी पैदा करते हैं, जिसका सीधा असर किडनी पर होता है और इससे रक्तस्रावी बुखार आता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलने वाले न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन HPS का कारण बनते हैं। ये किडनी को छोड़िए सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं, जिससे इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अगर हम इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो हर साल पूरी दुनिया में और खास तौर पर एशिया में HFRS के करीब 1,50,000 मामले दर्ज किए जाते हैं। जरा सोचिए, ये आंकड़ा हमें बताता है कि यह पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का दूसरा पहलू और भी डरावना है। भले ही न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन से होने वाले HPS के मामले कम सामने आते हैं, पर इसकी मृत्यु दर यानी फैटेलिटी रेट 30 से 60% तक है। सिनोम्ब्रे और एंडीज जैसे वायरस इसके लिए जिम्मेदार हैं। इतने ज़्यादा फैटेलिटी रेट का मतलब है कि अगर ये बीमारी होती है तो जान जाने का खतरा बहुत अधिक है। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या है पता है? आज की तारीख में इतने एडवांस्ड मेडिकल साइंस के बावजूद हंटा वायरस के लिए कोई भी FDA अप्रूव्ड स्पेसिफिक दवा मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स को पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर फेफड़े काम न करें तो वेंटिलेटर या इंट्यूबेशन, और अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि इसके इलाज और वैक्सीन को लेकर साइंस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में पब्लिश हुई ये पीयर रिव्यूड रिसर्च इस बात का साफ सबूत है कि ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए दिन रात काम कर रही है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि इस अदृश्य खतरे के खिलाफ एक बहुत ही सॉलिड डेटा ड्रिवन लड़ाई है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो साइंटिस्ट एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पहले हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, जैसे कोरिया में इस्तेमाल होने वाली हंटा वैक्स, पर इसकी प्रोटेक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। फिर आते हैं VLP यानी वायरस लाइक पार्टिकल्स, जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में काफ़ी असरदार दिखे हैं। वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन इस पूरी रेस में जो तकनीक सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है वो है DNA वैक्सीन तकनीक, जिसके फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी जारी हैं। ये DNA वैक्सीन सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से वायरस के M सेगमेंट को सीधे एक DNA प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है। इसका सीधा मकसद होता है हमारे शरीर की T सेल्स को जगाना और एक मजबूत डिफेंस तैयार करना। और इसे शरीर में पहुंचाने के लिए जीन गन या इलेक्ट्रोपोरेशन जैसी एकदम अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानों पर हुए शुरुआती ट्रायल्स के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। इसने शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज के चलते चूहों का दायरा बढ़ रहा है और एंडीज जैसे स्ट्रेन इंसानों से इंसानों के बीच फैलना सीख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी DNA वैक्सीन जैसे हाई-टेक हथियारों से इस वायरस को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इवोल्यूशन की इस रेस में वायरस के म्यूटेशन और इंसान के वैज्ञानिक दिमाग के बीच बाजी कौन मारेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।